हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन को समझने का ट्राई करेंगे। तो मैंने पूरे इंक्लाइंड प्लेन को 3 लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं कि लेक्चर 1 में हम लोग क्या कवर करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का। फिर उसके बाद में लेक्चर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है रफ इंक्लाइन प्लेन को। मैंने रफ इंक्लाइन प्लेन का हर एक केस यहां पे डिस्कस किया है लेक्चर 2 के अंदर। लेक्चर 1 के अंदर मैंने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड हर एक केस डिस्कस किया है। उसके बाद में लेक्चर 3 के अंदर हम लोग इंक्लाइन प्लेन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्यूडो फोर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्यूडो फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में लेक्चर 3 के अंदर हम लोग कुछ नीट एंड जेई मेन के पीवाईक्यूज भी देखेंगे। एंड में इस बात की श्योरिटी आप लोगों को दे सकता हूं कि आपने अभी तक इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, चाहे वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड हो, चाहे वो रफ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड हो, ये लेक्चर उन सब में बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेसिक से चीजें एक्सप्लेन करी है। यहाँ पे जो भी डायग्राम मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जो भी डायग्राम मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं इस लेक्चर के अंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम्स हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लेक्चर को लास्ट तक देखिए एंड ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए एंड इसके ऊपर कमेंट करिए। तो यार अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 2 डायग्राम देख सकते हैं। एक 3D इंक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 2D इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल लाइफ में इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा दिखता है जो आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है। एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और इसके ऊपर एक फिजिक्स बुक यहाँ पे रखी हुई है। और इसका 2D डायग्राम है जो हम लोग फिजिक्स की प्रॉब्लम में यूज करते हैं, जनरली हम लोग इसी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका 2D डायग्राम आप लोगों को दिखाया जा रहा है एक ट्राइंगल की शेप में, और इसके ऊपर फिजिक्स की बुक रखी हुई है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम लिया है, 3D डायग्राम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, जिसके ऊपर टोटल 5 फोर्सेस लग रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने का ट्राई करेंगे कि ये जो 5 फोर्स यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं, कौन सा फोर्स किस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे हम लोग 2 तरीके का पढ़ते हैं, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड एक रफ इंक्लाइन प्लेन। सो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लॉक है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन रफ इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक एंड इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में ये जो सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक के ऊपर एक एडिशनल फोर्स यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्मूथ होता है तो उसके लिए म्यू 0 होता है। तो बेसिकली म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई सरफेस इस रफ होती है तो वहां पे उस सरफेस का कुछ ना कुछ म्यू होता है, और जब सरफेस स्मूथ होती है तो उसका म्यू कितना होता है, 0। तो बेसिकली म्यू 2 तरीके का होता है, एक म्यू एस होता है, एक म्यू के होता है। म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड म्यू के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम लोग दोनों ही इंक्लाइन प्लेन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक ब्लॉक का मोशन पढ़ेंगे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जहां पे ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बिकॉज जब तक आप स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक का मोशन पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप रफ इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रफ इंक्लाइन प्लेन को करने से पहले स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड अच्छे से न्यूमेरिकल करना। बिकॉज एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली रफ इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप
रफ इंक्लाइन प्लेन तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। सेकेंड, हम लोग यहाँ पे मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्यूडो फोर्स। यहाँ पे स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करके भी इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पीवाईक्यूज पास्ट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं जहां पे स्यूडो फोर्स भी है और इंक्लाइन प्लेन भी है। रही बात स्यूडो फोर्स की, तो मैं स्यूडो फोर्स से रिलेटेड एक लेक्चर बनाऊंगा, जो आप लोगों को अगर स्यूडो फोर्स का कोई भी आइडिया नहीं है तो पहले आप स्यूडो फोर्स से रिलेटेड इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करने से पहले आप वो लेक्चर देखना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग एनटीए के पीवाईक्यूज करेंगे। एनटीए मतलब नीट के पीवाईक्यू एंड जेईई मेन के पीवाईक्यू। अब देखो, नीट का एग्जाम एनटीए ही करवाता है एंड जेईई मेन का एग्जाम भी एनटीए ही करवाता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2025 में आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर किस लेवल का आया था। तो हम लोग अगर जेईई मेन के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जिससे हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो, इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आएगी। अगर आपको इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इंक्लाइन प्लेन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कोस थीटा, एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखना कि जो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है ना वो कोस कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एफ कोस थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक वेक्टर है यहाँ पे पी वेक्टर। अब ये पी वेक्टर जो है वो वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल की तरफ जो कंपोनेंट होता है ना वो कोस कंपोनेंट होता है, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा पी कोस अल्फा एंड ये हो जाएगा पी साइन अल्फा। तो ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे। दूसरा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास में यहां पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर यहां पे बी है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब इन दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे। तो रिजल्टेंट का ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। और अगर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। एंड उसके बाद में जो एक और कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका मतलब पता होगा कि यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t यहाँ पे टाइम है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले हम लोग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक के मोशन को स्टडी करेंगे। तो स्मूथ का मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, कि यहाँ पे इस ब्लॉक एंड इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे ये केसेस डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग इन चारों केसेस यहाँ पे इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट केसेस में हम लोग ब्लॉक के मोशन को किस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला केस है, इसमें हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लग रहा है इस टेंशन की वैल्यू भी निकालेंगे, प्लस ये सिस्टम जो मूव कर रहा है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे।
सेम इस केस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, इस केस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमें यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सोल्व करने की एक अप्रोच डेवलप करनी है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, आप नोट्स प्रिपेयर करो, आराम से टाइम लो, चीजों को समझो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना। तो अब हम लोग यहाँ पे केस 1 को स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे से। हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करने से पहले ये जो नोट लिखा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस नोट को पढ़ते हैं, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। टू सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन, रिजोल्व ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane। ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये वाली लाइन along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करना सीखना है तो एक ब्लॉक जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है उस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके कंपोनेंट आपको लेना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। जब भी आप लोग इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी फोर्स है उसका कंपोनेंट लेना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करना सीखेंगे। ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लाइन है और ये वाली लाइन जो आप लोगों को दिख रही है ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लाइन है। तो अगर आप लोग इतना कर लेंगे ना उसके बाद में ऐसे समझो कि 50% प्रॉब्लम जो है इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड वो आपकी सोल्व हो जाएगी। कि आपको क्या सीखना है कि जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लेना सीखना है एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लेना सीखना है। जब स्यूडो फोर्स की प्रॉब्लम आप सोल्व करते हैं ना इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड तब आपको यहीं पे दिक्कत आती है कि आपको ये नहीं पता कि जो स्यूडो फोर्स बॉडी पे लगता है उसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट कैसे लेना है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट कैसे लेना है। तो ऐसे समझो कि अगर आपको ये सीख गए तो 50% जो है आप इंक्लाइंड प्लेन को सोल्व करना सीख गए। अब हम लोग यहाँ पे केस 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का, ये इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ना बच्चों ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। इसका मतलब यहाँ पे म्यू कितना है, 0, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। एक यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है सरफेस से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। एंड आई होप आप लोगों को नॉर्मल लिखना आता होगा कि जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में है उस कांटेक्ट सरफेस जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल की वैल्यू एक्ट करती है। अब इसके बाद में देखो इस ब्लॉक के ऊपर यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है एक नॉर्मल लग रहा है। अब यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो यहां पे कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां पे दो ही फोर्स लग रहे हैं। अब देखो वो नोट याद करो जिसमें हमने बात करी है कि अगर हमें इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका हमें कंपोनेंट लेना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो अगर आप लोग यहां पे देखें तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ये नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है तो इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो mg लग रहा है ना ये mg ना तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है ना ही अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। तो यहां पे हमें इस mg का एक कंपोनेंट इधर लेने की जरूरत है एंड mg का एक कंपोनेंट इधर लेने की जरूरत है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपको ऐसे समझो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड ज्यादा अब प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। तो अभी हम लोग इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला। अब सवाल ये आता है कि कौन सा कंपोनेंट कोस होगा कौन सा कंपोनेंट होगा साइन। तो ध्यान से देखो आप लोग ये ट्रायंगल देख रहे हो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो ये वाला एंगल क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा थीटा। ओके, आपको ये समझने की बहुत जरूरत है, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब ध्यान से देखो
हमने जो क्विक रिवीजन किया था उसमें क्या देखा था कि फोर्स जो एंगल वाली साइड जो कंपोनेंट होता है ना वो कोस कंपोनेंट होता है, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन कंपोनेंट। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। बस इतना करना है, इसमें कुछ जोर ही नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, बस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन पे दो फोर्स थे, इनको रिजोल्व कर लिया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिजोल्यूशन mg का करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन केवल वही फोर्सेस रखेंगे। तो मैं यहाँ पे इस mg को रिजोल्व यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे हमें इस ब्लॉक के मोशन को क्या करना है, एनालाइज करना है। अब ब्लॉक यहां पे देखो, आप अपना कॉमन सेंस यूज करो कि अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखेंगे तो ये ब्लॉक उड़ के तो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर इस वाली डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता। ब्लॉक के पास एक ही ऑप्शन है कि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यहां पे चल सकता है। तो इसका मतलब यहां पे इस ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि ब्लॉक अपने आप नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर यहां पे इस ब्लॉक का परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई भी मोशन नहीं है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नॉर्मल की वैल्यू है, ये mg cos थीटा के इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यहां पे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जिस फोर्स की वजह से स्लाइड कर रहा है वो फोर्स है यहाँ पे mg sin थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि इस ब्लॉक के पास में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, क्योंकि अगर इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, उसके पास एक्सेलरेशन भी तो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहली बात क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो मोशन of block perpendicular to inclined plane, so mg n is equal to mg cos थीटा। ये हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा, n is equal to mg cos थीटा। अब हम लोग बात करते हैं along the inclined plane, along the inclined plane block has net force mg sin theta, block has net force mg sin theta, and acceleration of block will be देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक के पास mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे एफ नेट कितना है, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा। एंड ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक along the inclined plane downward, along the inclined plane downward। तो हमें यहां पे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का है g sin थीटा डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल की वैल्यू यहां पे है mg cos थीटा। ओके, क्योंकि ये एनालिसिस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनमें। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप, मैं बोलूंगा एक बार फिर से देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको। तो अभी हम लोग इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है
इसके ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इंक्लाइन प्लेन ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले नॉर्मल की वैल्यू बतानी है और इस ब्लॉक का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। फिर ये जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा हो जाएगा, एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हम ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसको लिख देंगे हम लोग mg sin थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे हमने बात करी थी कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई भी मोशन नहीं होता है, तो ये नॉर्मल की वैल्यू जो है वो mg cos 30 के इक्वल हो जाएगी। और इस फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये जो mg sin 30 लग रहा है, इसकी वजह से इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो mg sin 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 100 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, एंड mg cos 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। ये mg cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्मल, there is no motion of this block perpendicular to the inclined plane, so normal हो जाएगा mg cos 30 डिग्री that is equal to 50√3 न्यूटन। ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस बॉडी के पास में ये वाला फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस बॉडी के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे हम लोग, mg sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 1/2 दैट इज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा एंड ये नॉर्मल हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है। अगर आप लोगों को ये दो कंपोनेंट लेना अगर आता है तो बहुत इजी है, इसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे ये जो 10 kg ब्लॉक है, अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है। यहाँ पे देखो नॉर्मल तो लगेगा, नीचे की तरफ mg भी लगेगा, अब यहाँ पे एक और थर्ड फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल, ये वाला फोर्स mg, इनका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट लेंगे। तो अगर देखो तो नॉर्मल एंड ये f ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे हमें इस mg के कंपोनेंट लेने की जरूरत है। तो mg का जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, एंड नीचे की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ लग जाएगा यहाँ पे mg का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, mg की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100 cos 30 डिग्री, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री। तो जैसा हमने ऊपर निकाला 100 sin 30 की वैल्यू यहाँ पे 50 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 50√3 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 न्यूटन एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी 50√3। अब ध्यान से देखो, जैसा हमने पहले बात करी है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो है ये इसको बैलेंस कर देगा, इस वाले फोर्स को। लेकिन अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ध्यान से देखो, अभी इस ब्लॉक के, ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो मोशन कर सकता है ना, या तो नीचे की तरफ मोशन करेगा या ब्लॉक ऊपर की तरफ मोशन करेगा। अब यहाँ पे ये डिसाइड कौन करेगा कि किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे अगर इस ब्लॉक पे देखें तो नीचे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ना 10 न्यूटन, बिकॉज ये 50 न्यूटन ज्यादा है 40 न्यूटन से। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो उसके पास एक एक्सेलरेशन भी आएगा, और उस एक्सेलरेशन को हमने कितना मान लिया,
ए मान लिया यहां पे। तो अब यहां पे वही बात, देर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, सो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एंड एम जी कॉस थीटा की वैल्यू है यहां पे 50√3 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू एफ नेट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 40 न्यूटन। सो हम इनका रिजल्टेंट 50 माइनस 40 ले लेंगे यहां पे, तो आ जाएगा 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। सो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा यहाँ पे 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे इस ब्लॉक का क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा इस ब्लॉक का, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड ये नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इसके अंदर, अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल 37 डिग्री कर दिया, ठीक है। और अब हमने ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये कितना कर दिया 80 न्यूटन। तो अभी हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम में देखा है कि mg जो है वो नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये mg लगेगा यहाँ पे, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा mg इस बार cos 37 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा mg sin 37 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू, और ये है हमारा नॉर्मल। चलो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, mg sin 30, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 न्यूटन, एंड अगर हम लोग देखें तो mg sin 37 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन, एंड mg cos 37 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4/5, एंड ये हो जाएगा 80 न्यूटन। तो आई होप आप लोगों को sin 37 एंड cos 37 की वैल्यू पता होगी, जो कि sin 37 3/5 होता है एंड cos 37 होता है 4/5। ओके, तो अब देखो हमारे पास में ये वाला फोर्स कितना आ गया 60 न्यूटन, और ये वाला फोर्स हमारा कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। तो जैसा हमने बात करी है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं होगा, तो ये नॉर्मल जो है वो यहाँ पे 80 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमें फोर्सेस देखने की जरूरत है। तो ये वाला जो फोर्स है ये है 60 न्यूटन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और ये वाला जो फोर्स है ये है 80 न्यूटन। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, इस 80 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। बट अब देखो यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेस किस तरीके से हैं। इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, लेकिन नीचे की तरफ कितना लग रहा है 60 न्यूटन। तो नीचे खींचने वाला फोर्स यहाँ पे 60 न्यूटन है, एंड ऊपर खींचने वाला फोर्स 80 न्यूटन है। तो ये ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा 20 न्यूटन, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, मान लेते हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन है यहाँ पे ए अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी मोशन नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos 37 डिग्री एंड नॉर्मल इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ये आ गया हमारा नॉर्मल, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ 80 माइनस नीचे की तरफ 60 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा एक्सेलरेशन यहां पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे ब्लॉक एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। बस किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन
एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजोल्व कर लो, उसके बाद में हमें नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। और इस बात का ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है ब्लॉक का, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमें देखना है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो ये वाला जो ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। मैं बोलूंगा कि इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, आप लोग वो सारे क्वेश्चंस देखिए, उनको सोल्व करिए, पहले खुद से सोल्व करिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद में इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, इसके ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और अब यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है, ये ना तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है एंड ना ही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। तो हम सीधा सा हिसाब क्या रखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, एंड इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और उसके बाद में नॉर्मल तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे, mg यहाँ पे लग रहा है ऐसे, तो हम mg का ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे mg cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सबको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हम लोग रिजोल्व कर लेंगे। उसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग, ये mg लग रहा है यहाँ पे नीचे, ये mg लग रहा है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। इसके बाद में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin 30 लगेगा, mg sin 37 लगेगा, नॉट sin 30। एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो फोर्स लगेगा, ये लगेगा mg cos 37। सो mg sin 37 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 100 इंटू साइन 37 हो जाएगा 3/5, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा। एंड mg cos 37 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। एंड ये वाली वैल्यू जो है ये नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो इस फोर्स को हम लोगों को रिजोल्व करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, अभी देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा होगा। ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एंड ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट हो गया। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है 37, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 37। तो अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। एंड अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 37। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। आपको ये एंगल, ये ज्योमेट्री से बहुत इजीली आप लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 37। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा 50 cos 37 डिग्री, ये आ जाएगा 50 sin 37 डिग्री। तो हम लोग 50 cos 37 एंड 50 sin 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 50 cos 37 डिग्री is equal to 50 into 4/5, that is equal to 40 न्यूटन। एंड 50 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 50 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारा 40 न्यूटन आ गया, ये कंपोनेंट हमारा कितना आ गया 30 न्यूटन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन एंड इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 30 न्यूटन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो F एंड mg परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे थे उनको यहाँ पे रिजोल्व कर लिया है। अब इस डायग्राम को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, जहां पे हम लोग केवल परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस ही रखेंगे। इसके अलावा बाकी सारे फोर्सेस हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि हमारे ये प्रॉब्लम है ना सोल्व करना आसान हो जाए, एक्सेलरेशन नॉर्मल निकालना। तो देखो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं इन फोर्सेस को एंड हम लोग केवल यहां पे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला था 80 नहीं,
कितना था 60 न्यूटन। ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये वाला फोर्स था 60 न्यूटन एंड ये हमारा 80 न्यूटन हो जाएगा एंड नॉर्मल की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाला 40 न्यूटन है। ओके तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हमें पता है ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो ये दोनों फोर्स नॉर्मल एंड 40 न्यूटन मिलके 80 न्यूटन को बैलेंस कर देंगे। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स है, नीचे की तरफ 60 न्यूटन फोर्स है। तो हम नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है तो बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ चलेगी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, देयर इज नो मोशन ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। सो यहां पे ये दोनों फोर्स मिलके 80 न्यूटन को बैलेंस कर देंगे। तो हम लोग यहां पे इक्वेशन क्या लिख देंगे, 40 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 80। सो नॉर्मल हमारा आ जाएगा 80 माइनस 40, सो नॉर्मल इज इक्वल टू आ जाएगा 40 न्यूटन। ये हमारी नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। ओके अब एक्सेलरेशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक along inclined plane, so acceleration is equal to F net along inclined plane divided by what is the mass of the system m। तो हमारा a आ जाएगा 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 बाई 10 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इजीली हम लोगों ने अगर आपने अच्छे से ऊपर वाले न्यूमेरिकल किए हैं तो इसमें कुछ भी जोड़ नहीं आता है, इजीली हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल जो है हमेशा एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता, नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। यहां पे क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलीज। सो पहली इंफॉर्मेशन तो यही लिखनी है कि जब हम लोग किसी ब्लॉक को रिलीज करते हैं तो हम लोग उसको रेस्ट से रिलीज करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देन फाइंड आउट टाइम टेकन टू रीच एट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये ब्लॉक यहां से चलना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि इस पे mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, और कुछ टाइम बाद में ये ब्लॉक यहां पे पहुंच जाएगा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 45 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें पहले क्वेश्चन में यहां पे जब पहुंचेगा कितने टाइम में पहुंचा यहां पे वो निकालना है। उसके बाद में स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस बॉटम, जब ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा तो किसी ना किसी स्पीड के साथ पहुंचेगा, हमें वो वाली स्पीड भी यहां पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक को बॉटम पे भी बना लेते हैं यहां पे, तो ये बना लिया बॉटम पे। तो जैसे मान लो ये वाला ब्लॉक जब बॉटम पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है। एंड यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, एंड जब ब्लॉक यहां पे पहुंचा बॉटम पे तब मान लो कितना टाइम लगा, एट t टाइम। तो हमें t निकालना है, मतलब ब्लॉक यहां पे कितने टाइम में पहुंच रहा है, t टाइम में। यहां पे कितने टाइम से रिलीज किया हमने, t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज किया। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो ये फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। जो भी इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आएगा वो mg sin थीटा की वजह से आएगा। नॉर्मल यहाँ पे ऐसे लगेगा एंड mg cos थीटा यहाँ पे ऐसे लगेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फोर्सेस को रिजल्व कर लेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन तो कोई मोशन नहीं देख रहे, तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा की इक्वल हो जाएगी। इस ब्लॉक के पास जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो mg sin थीटा की वजह से आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्सेस को शो कर लेते हैं। तो ये वाला फोर्स हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, एंड थीटा की वैल्यू 37 है, यहाँ पे sin 37 लिख देता हूँ, 37 डिग्री। और इसकी वजह से इस ब्लॉक के पास में एक आएगा एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में ब्लॉक के पास होगा mg cos 37 डिग्री, एंड यहाँ पे इसके पास होगा सॉरी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos 37 नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा, एंड ये हो जाएगा mg cos
37 डिग्री। ओके, तो अब देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो हमारी नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी कॉस 37 डिग्री। तो नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा, एम जी इंटू 4/5, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें तो आना एक्सेलरेशन चाहिए ना, क्योंकि आप देखो कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और फाइनली टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, सो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा g साइन 37, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 3/5, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये इस वाले एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रहा है, तो और ये 6 कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं बेझिझक, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, ये ब्लॉक यहाँ पे 45 मीटर, और यहाँ पे टी टाइम में पहुंच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो u 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद में s कितना दे रखा है 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 6 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमें निकालना है। तो एक मिनट, s 45 है, 40 नहीं है, 45। अब देखो ये वाला इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, नो दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू, तो हमारे टाइम की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी √15 सेकेंड। ये हमारा टाइम हो जाएगा √15 सेकेंड। जब ब्लॉक यहां से यहां पे पहुंचेगा तो टाइम लगेगा √15 सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग आना इसके बाद में ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये वाली वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग थर्ड इक्वेशन यहां पे यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो यू स्क्वायर तो यहाँ पे कितना है 0 है, एंड v स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 6 इंटू एस कितना है 45, तो ये आ जाएगा हमारा 90 इंटू 6, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 540, एंड v हमारा आ जाएगा √540 मीटर पर सेकेंड। डेटा यहाँ पे थोड़े ऐसे ही हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमारी टाइम की वैल्यू हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, बॉटम पे स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, कि यहाँ पे इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को सीखनी है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इजीली यूज कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ओके, अभी इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो यहां पे आप लोग देखो, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया हुआ है, 10 kg मास दिया हुआ है, एंड यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना है 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब देखो इससे ऊपर हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें ये वाला जो फोर्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, अब हमारा 100 न्यूटन फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी देखो फिर से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ना तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है ना अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। तो सिंपल सी एक चीज क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, उसके बाद में हमारा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, पहले एंगल लेंगे हम लोग एंड ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे। इसके बाद में हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये हो जाएगा एम जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100 है, 100 न्यूटन, एंड ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा एम जी कॉस 37, एम जी कोस 37, एंड इधर वाला हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन 37, और देखो यहाँ पे
ये वाला एंगल देखो, ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये प्लेन के पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर ये वाला एंगल हमारा 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 37। तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 100 कोस 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 साइन 37 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट 100 साइन 37 हो जाएगा। ये वाला mg साइन 37 है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे mg की वैल्यू भी 100 है, ये फोर्स भी 100 है, तो हम लोग यहाँ पे 100 cos 37 एंड 100 sin 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 cos 37 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 न्यूटन, एंड 100 साइन 37 डिग्री हमारा हो जाएगा 60 न्यूटन। आप लोग देख सकते हैं 100 इंटू 3/5, तो 60 न्यूटन आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं mg, ऑब्वियसली mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मली भी लिखना भूल गए हम लोग। ये mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गया। तो देखो अब इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हम लोगों ने दिखा लिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, mg यहाँ पे लग रहा है, एंड ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, हमने mg के दो कंपोनेंट किए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। फिर हमने इस f के दो कंपोनेंट किए, 100 f cos थीटा, एंड ये हो जाएगा f sin थीटा। बस दैट्स इट। अब इसके ऊपर, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, केवल जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं एंड जो अलोंग द फोर्सेस हैं उन्हीं को शो करेंगे, बाकी सारे फोर्सेस हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत आसान रहेगा। हम लोग इजीली वहां पे क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स कितना लग रहा था, ये वाला ध्यान से देखो इधर, ये वाला कितना है 100 cos 37, एंड 100 cos 37 की वैल्यू कितनी है 80, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा 80 न्यूटन। फिर उसके बाद में ये वाला फोर्स कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये वाला फोर्स ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स है 100 sin 37, जिसकी वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू शो कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स है mg cos 37, mg की वैल्यू कितनी है 100, तो ये cos 37 ये हो जाएगा 80, तो हमारा ये वाला फोर्स हो जाएगा 80 न्यूटन, और ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा हमारा बचा हुआ mg sin 37, दैट इज 60 न्यूटन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे फोर्सेस शो कर लिए हैं। तो देखो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई भी मोशन नहीं होता है, तो ये नॉर्मल इन दोनों फोर्सेस से बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 न्यूटन है ना नीचे की तरफ लग रहा है, ये 80 न्यूटन भी नीचे की तरफ लग रहा है, और ये किधर लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम लोग एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे यहाँ पे, देयर इज नो मोशन ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारा नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 140 न्यूटन। 60 प्लस 80 दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि देखिए ये ऐसे लग रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी भी तो डायरेक्शन यही है। अब देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से देखो आप लोग, नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 80 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 60 न्यूटन, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हुआ ना कितना 20 न्यूटन, और ब्लॉक इस नेट फोर्स की वजह से किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने कितना मान लिया, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहां पे हम लोग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन लिख देंगे, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन acceleration of block A is equal to 80 minus 60 divided by what 10, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20/10, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये हमारा जाएगा एक्सेलरेशन, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, नॉर्मल की वैल्यू है। सिंपल, देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। अब देखो, अब हमने ऊपर केस 1 की डिस्कस कर लिया, अब हम लोग केस 2 के 2 टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, अब हमारे पास दो ब्लॉक है, 4 kg ब्लॉक, 6 kg ब्लॉक, ओके, एंड इनके बीच में एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है, प्लस इस ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो स्ट्रिंग की कुछ बातें याद रखनी है कि स्ट्रिंग फोर्स है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उससे दूर की तरफ लगता है।
तो 4 kg पे स्ट्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, 6 kg पे स्ट्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये तो टेंशन की डायरेक्शन हो गई। तो हम लोग इसको दिखा देते हैं टेंशन की डायरेक्शन। इस पे टी किधर लगेगा, नीचे, एंड इस पे टी किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, एंड ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, इनएक्सटेंसिबल। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है कि इस स्ट्रिंग से जितने भी ब्लॉक जुड़े रहते हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। और ये दोनों ब्लॉक हैं, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास में यहाँ पे एक और फोर्स आ गया जो कि क्या है, टेंशन फोर्स है, बट हमारी बाकी चीजें तो सेम रहेगी। ये एंगल कितना है, 37। तो यहाँ पे इधर लगेगा 6G साइन 30 डिग्री, इधर लगेगा 6G cos 30 डिग्री, इधर लगेगा 4G साइन 30 डिग्री, और इधर लगेगा 4G cos 30 डिग्री। ये फोर्स लगेंगे हमारे। तो सबसे पहले हम लोग cos एंड साइन कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आ जाएगा हमारा 6G मतलब 60 साइन 30 डिग्री, एंड ये वाला कंपोनेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 cos 30 डिग्री। फिर यहाँ पे इस 4 का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे 37 नहीं 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री, 40 साइन 30 डिग्री, एंड ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ना ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगा कुछ इस तरीके से, नॉर्मल इसको N1 बोल देते हैं, एंड ये वाला नॉर्मल हमारा हो जाएगा N2। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। बस इस तरीके से हमने फोर्स लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, किसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना, हमें अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखना है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन देखना है, दैट्स इट। हमने यहाँ पे फोर्सेस को रिजोल्व कर लिया, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 60 साइन 30 डिग्री है ये हो जाएगा 30 न्यूटन, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। 60 cos 30 डिग्री है ये हो जाएगा 30 √3 न्यूटन। 40 साइन 30 डिग्री है ये हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन, एंड 40 cos 37 डिग्री, cos 30 पता नहीं 37 क्यों निकल रहा है, 40 cos 30 हमारा हो जाएगा 20 √3 न्यूटन। ये फोर्स आ गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल परपेंडिकुलर एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे। उससे क्या होगा ना कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा एनालाइज करना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, इधर इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर देते हैं, तो ये वाले फोर्सेस अब रिमूव कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल वैल्यू में ये कितना है, साइन 30, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, ये हमारा 20 न्यूटन हो जाएगा, ये 30 √3 हो जाएगा, 30 √3, और ये हो जाएगा 20 √3। बस, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इन दोनों ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे N1 हो जाएगा हमारा 20 √3 न्यूटन, एंड N2 हमारा हो जाएगा 30 √3 न्यूटन, दैट्स इट। ये हमारे N1 एंड N2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखो ध्यान से, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस पूरे सिस्टम पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, इधर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। एक टेंशन नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों टेंशन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और वैसे भी आप जब ऐसे एक्सेलरेशन लिख रहे हैं जहां पे स्ट्रिंग है तो टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अलोंग देखो, एक टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है एंड एक टेंशन यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है। स्ट्रिंग के अलोंग ये दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनकी वजह से नेट 0 हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो भी नेट फोर्स आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वो इस 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एंड इस 100 न्यूटन की वजह से आएगा।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ये 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और ये 100 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स जो है वो 50 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ नेट फोर्स जो है वो 100 न्यूटन लग रहा है। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ 50 न्यूटन लग रहा है और इसकी वजह से ही सिस्टम के पास में एक्सेलरेशन आएगा और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, सेम। तो हम लोग यहां पे बना लेते हैं कि दोनों ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए। तो अब हम लोग लिख देंगे यहां पे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग inclined plane divided by total mass। तो टोटल मास में हम लोग यहाँ पे 4 kg एंड 6 kg दोनों का एडिशन लेंगे, दैट इज 10 kg। तो अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 माइनस 20 माइनस 30। आप लोग चाहो तो एक बार प्लस टी लिख लो, एक बार माइनस टी लिख लो, ताकि इक्वेशन में आप लोग दिखा पाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 10। अब देखो ये दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये 100 माइनस 50 हमारा कितना हो जाएगा, 50। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम लेना है और सिस्टम में यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं 4 kg एंड 6 kg, तो इन दोनों का कंबाइंड मास आप लोगों को लेना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालेंगे। अब टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे हम लोग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो जैसे मान लो हमें टेंशन निकालना है, तो आप टेंशन की वैल्यू 4 kg से भी निकाल सकते हैं, आप टेंशन की वैल्यू 6 kg से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 6 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन। ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ ये टेंशन लग रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा टेंशन, और ये वाला कितना हो जाएगा N2, एंड ये वाला कितना हो जाएगा 30√3। और ये सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 5 ऊपर की तरफ। ओके, ये ऊपर की तरफ 5 है। तो देखो N2, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा तो N2 तो इसको बैलेंस कर देगा। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे यहाँ पे। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, T माइनस 30 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, एम ए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो नेट, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, ऊपर की तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ 30 लग रहा है। इसी वजह से तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तभी तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 5। तो हमारा यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 30 प्लस 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो हमारा यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन हमारा टेंशन आ जाएगा। अभी देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब हमारे पास में 2 स्ट्रिंग है और 3 ब्लॉक है, टोटल 3 ब्लॉक है यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आप लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर वो जो होगा वो mg sin थीटा की वैल्यू लिखूंगा हर ब्लॉक के लिए, एंड परपेंडिकुलर में mg cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा हर ब्लॉक के लिए, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो mg लगेगा वो लगेगा 25 न्यूटन, एंड इधर परपेंडिकुलर लगेगा 25√3 न्यूटन। यहाँ पे इसका ये इधर लगेगा mg sin 30 की वजह से 15 न्यूटन, एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 15√3 न्यूटन। ये लगेगा यहाँ पे 10 न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा 10√3 न्यूटन बस। एंड इसके बाद में हमारे पास में 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, तो इन दोनों में टेंशन होगा। तो नीचे वाली स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन T मान लेते हैं, नीचे वाली स्ट्रिंग में इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं। T1 ब्लॉक पे, इस पे नीचे की तरफ लगेगा, इस पे T1 ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे 2 kg पे T1 नीचे की तरफ लगेगा, एंड यहाँ पे इस पे T2 है, ये T2 ऊपर की तरफ लगेगा। तो नीचे वाली स्ट्रिंग में हमने टेंशन यहाँ पे क्या मान लिया, T1 मान लिया, यहाँ पे टेंशन क्या मान लिया, T2 मान लिया। अब इसके ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो N1 है, इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो कितना है, N2 है,
इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो कितना मान लेते हैं, n3 मान लेते हैं। अब हमने देखा कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई भी मोशन नहीं होगा, तो ये n1 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये 10√3 के इक्वल हो जाएगी। ये n2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15√3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी, और ये हमारा n3 हो जाएगा 25√3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमें यहाँ पे फोर्सेस लिखने हैं। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो देखो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन। अब नीचे की तरफ इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब जैसे अपने हमने ऊपर बात करी, ये T2 एक T2 नीचे लग रहा है, एक T2 ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही T1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनको हमें फोर्स में लिखने की जरूरत नहीं है। हमें फोर्स में लिखने की किसको जरूरत है, ये देखो ये तीनों फोर्स जो हैं 25 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, और ये 30 न्यूटन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे इस ब्लॉक के पास अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो नेट फोर्स आएगा वो इन तीन फोर्स और इस वाले फोर्स की वजह से आएगा। तो देख सकते हैं कि ये जो तीनों फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, और ये टोटल 50 न्यूटन है, और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज 30 न्यूटन। ओके, तो अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा 20 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, एंड उसकी वजह से इस ब्लॉक के पास में एक एक्सेलरेशन ए आ जाएगा नीचे की तरफ। इस पूरे सिस्टम के पास में एक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट फोर्स 20 न्यूटन की वजह से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, दैट इज 25 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई इस पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या है, 2 3 5 10, कितना है 10। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट इज 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग T1 एंड T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप T1 और T2 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले T1 की वैल्यू निकालेंगे इस 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ठीक है। उसके बाद में T2 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, चाहे तो आप 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, चाहे आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के T2 की वैल्यू निकालूंगा, एंड 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पे मैं T1 की वैल्यू निकालूंगा। तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का एनालिसिस करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन किसी भी ब्लॉक का यहाँ पे मोशन नहीं है। तो जब यहाँ पे इसके मोशन को एनालाइज करेंगे तो हम लोग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन रखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 kg पे देख सकते हैं कि ये वाला क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है N3, और ये वाला कितना लग रहा है, 25√3 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, तो ये नॉर्मल N3 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे हम लोग 5 kg को देखें, इस 5 kg के ऊपर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, इसके ऊपर T1 लग रहा है। इसके अलावा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन ये बॉडी का एक्सेलरेशन A है नीचे की तरफ। कितना एक्सेलरेशन है बॉडी के पास में, एक्सेलरेशन A है नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे इसका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे, 25 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। तो 25 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो यहाँ पे हमारी T1 की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 10, दैट इज 15 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारी T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन आ जाएगी। तो हमें अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन लिखने आनी चाहिए कि नीचे की तरफ 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ T1 फोर्स लग रहा है, लेकिन इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जो है 25 माइनस T1 वो नीचे की तरफ लग रहा है, और यही F नेट जो है वो ma के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैंने जो डायग्राम लिया है, यहाँ पे ये किसका डायग्राम लिया मैंने,
ब्लॉक 3 का डायग्राम लिया है। तो अब यहाँ पे देखो इस ब्लॉक 3 पे ये वाला N2 लग रहा है और ये वाला 15√3 लग रहा है। तो इस N2 की वैल्यू तो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है परपेंडिकुलर। अब अगर हमें यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इक्वेशन लिखनी है तो ध्यान से देखो, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ T1 फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ 15 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की तरफ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, T2। और ओवरऑल इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स की इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं कि इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 प्लस नेट फोर्स डाउनवर्ड T1 प्लस 15 है, ऊपर की तरफ T2 है, इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ma। तो T1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 15 प्लस 15 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 दैट इज 24 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जहां पे दो ब्लॉक एक साथ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, यहाँ पे दो ब्लॉक एक साथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है 25 न्यूटन, ऊपर से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है, और इन दोनों ब्लॉक का यहाँ पे मास दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, कि ये सिस्टम दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेंगे किसी एक्सेलरेशन से, या ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और इनके बीच में ये जो सरफेस है यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखो नीचे की तरफ तो लग रहा है mg sin थीटा, इधर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा। ओके, यहां से नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 25 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 kg ब्लॉक है ये भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि ये इसके साथ में कांटेक्ट में है। तो मान लेते हैं कि इस नॉर्मल को n डैश बोल देते हैं, फिर उसके बाद में यहां से एक नॉर्मल लगेगा n1। इतने फोर्स यहाँ पे 10 kg पे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 kg एंड 5 kg पे लगने वाले फोर्सेस को शो कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फोर्स लग रहा है 10 kg पे, ये इसको नॉर्मल नाम दे देता हूं n1। ये वाला लग रहा है यहाँ पे mg, ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50√3। यहाँ पे नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा mg sin 30 डिग्री, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 5 kg इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, तो ये भी तो 5 kg पे एक नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है तो वहां पे नॉर्मल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला जो इस पे नॉर्मल लगा रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये n वैल्यू है, और ये वाला नॉर्मल कितना है, n। मतलब यहाँ पे ये है कि 5 kg नॉर्मल n लगा रहा है, तो 10 kg भी 5 kg पे कितना नॉर्मल लगाएगा, n लगाएगा। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इस 10 kg पे लगने वाले फोर्सेस यहाँ पे शो कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं 5 kg पे। तो 5 kg पे ये वाला नॉर्मल लग रहा है n2, इधर लग रहा है mg cos थीटा, और इसका mg cos थीटा की वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पे इस वाले को बोल देता हूं मैं कि ये लग रहा है नॉर्मल n2 लग रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 25√3, और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा की वजह से वो लग रहा है 25 न्यूटन। ओके, तो ये जो 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, ये 5 kg पे नीचे की तरफ लग रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे अगेन वही बात है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई भी मोशन नहीं है, तो इस n2 की वैल्यू तो 25√3 के इक्वल हो जाएगी, इस n1 की वैल्यू यहाँ पे 50√3 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देयर इज नो मोशन ऑफ एनी ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 50√3 न्यूटन, n2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25√3 न्यूटन।
अब हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखेंगे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस सिस्टम मतलब इन दोनों ब्लॉक पे हम लोग फोर्सेस यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग फिर से बनाए, यहाँ पे केवल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग फोर्सेस शो करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको फिर से कॉपी कर रहा हूं इधर। तो देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये इधर से कितना लग रहा है 25 न्यूटन, ये हमारा 50 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ, इधर लग रहा है 15 न्यूटन लग रहा है। एंड इस 5 kg वाले पे भी तो नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा 5 kg वाले पे नीचे की तरफ, ये वाला जो फोर्स है ये लगेगा 25 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 25 न्यूटन। और यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, ये 5 kg वाला इधर नॉर्मल लगा रहा है, ये वाला इधर नॉर्मल लगा रहा है, तो इसको हम लोग ये नॉर्मल एन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमें इसके ऊपर नेट फोर्स देखना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग ये वाला नॉर्मल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक नॉर्मल नीचे लग रहा है एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स में ये दोनों फोर्स तो नहीं आने वाले। अब कौन सा बचा, देखो नीचे की तरफ 50 न्यूटन ये लग रहा है, यहाँ पे 25 न्यूटन ये लग रहा है और 15 न्यूटन ये लग रहा है। तो नीचे की तरफ टोटल कितना फोर्स हो गया 50, 25, 75, 15, ये हमारा हो गया 90 न्यूटन फोर्स हो गया नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, केवल एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 25 न्यूटन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 90 न्यूटन है, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स यहाँ पे 25 न्यूटन है। तो नेट फोर्स अभी भी 65 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा। और इस पूरे सिस्टम का हम लोग नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन लिख लेंगे ऑफ द सिस्टम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और वो किधर है डाउनवर्ड। सो ए इज इक्वल टू 25 प्लस 50 प्लस 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल मास कितना है यहाँ पे, इसका टोटल मास है 15, तो हमारा आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन 13/3। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लो, हमें यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और ये 10 kg जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो टू फाइंड दिस वैल्यू आई एम ड्रॉइंग हियर। तो ध्यान से देखो इधर 10 kg पे ऊपर की तरफ तो ये वाला नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो ये वाला नॉर्मल लग रहा है एन, नीचे की तरफ ये वाला 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एंड ये वाला F1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये n निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ 50 प्लस n, और माइनस इसमें से क्या कर देंगे 25 माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन 50 प्लस नॉर्मल माइनस 25 इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस n इज इक्वल टू m कितना है 10 इंटू 13/3। तो हमारा n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 130/3 माइनस 25 न्यूटन। तो n इज इक्वल टू 3 अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 130 माइनस 75, एंड ये हमारा हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 55 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पुली से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पुली ब्लॉक सिस्टम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो देखो ये यहाँ पे केस 3 है, जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, ये केस 3 की बात है। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर दो ब्लॉक है,
इसके ऊपर एक ब्लॉक है, एक यहाँ पे पुली से बंधा हुआ है, ये वाला 10 kg का है, ये वाला 8 kg का है, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ 37 डिग्री। तो अगेन जो ब्लॉक यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, इसके हम लोग कंपोनेंट कर देंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे इसके भी फोर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इस 8 kg पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस 10 kg पे एक तो ये लग रहा है नॉर्मल, एक इधर लग रहा है mg cos 37, और cos 37 एंड mg cos 37 हो जाएगा ये mg cos 37, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 80 न्यूटन। ये यहाँ पे लग रहा है mg sin 37, mg sin 37, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 60 न्यूटन। ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। और ये यहाँ पे 8 kg पे नीचे की तरफ लग रहा है 80 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन हम लोग मान लेते हैं T, और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा T, ये वाला भी कितना हो जाएगा T। पुली के ऊपर टेंशन यहाँ पे इस तरीके से लगेगा T, और यहाँ पे टेंशन इस तरीके से लगेगा T। ओके, तो अगर आपको स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग होती है मासलेस, एक आइडियल स्ट्रिंग होती है, तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है, और टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। तो इस पॉइंट पे टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लगेगा, यहाँ पे भी इस तरीके से टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे लग जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अलोंग द स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नेट फोर्स ऑन सिस्टम along the string divided by total mass, divided by total mass। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या है, देखो ये जो टेंशन यहाँ पे लग रहा है, ये दोनों टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। अलोंग द स्ट्रिंग इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है, इधर नीचे की तरफ लग रहा है 60 न्यूटन, इधर नीचे की तरफ कितना लग रहा है 80 न्यूटन। ओके, तो ये सिस्टम किधर मूव करेगा, ये सिस्टम इधर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि ये वाला पुलिंग फोर्स है इस सिस्टम को, ये वाला जो फोर्स है ये अपोज कर रहा है इस सिस्टम के मोशन को। तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 न्यूटन। समझ में आ रहा है। तो ये वाला सिस्टम इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो 10 kg को ऊपर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करना पड़ेगा ए एक्सेलरेशन से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 kg है जो है उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो यहाँ पे 10 kg का एक्सेलरेशन कितना आएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ए ही होगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से यहाँ पे बंधे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो A इज इक्वल टू 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द टोटल मास 18 kg, 10 प्लस 8 18 kg। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 बाई 18 दैट इज 10 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो टेंशन की वैल्यू आप किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। देखो इस नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 80 न्यूटन के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स कोई भी मोशन नहीं है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम लोग किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 8 kg पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसकी इक्वेशन 8 kg के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 kg के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है 80 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8 ma। तो 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 बाई 9। तो हमारा टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 80 बाई 9। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 980 कितना हो जाएगा ये 72 माइनस 80 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 9। सो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा
640 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन, ये हमारा टेंशन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। T इज इक्वल टू 640 बाई 9। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है कि फाइंड नेट रिएक्शन ऑन पुली बाई स्ट्रिंग। तो देखो अगर इस पुली के ऊपर यहां पे हम लोग देखें तो इस पुली को ये वाला टेंशन इधर खींच रहा है और ये वाला टेंशन इधर खींच रहा है, और इन दोनों टेंशन के बीच में ये वाला जो एंगल है ना ये 53 डिग्री है। अब ये कैसे पता चला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 53 डिग्री, ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई करें यहाँ पे, ओके, तो ध्यान से देखना, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ओके, तो ये इस पुली के ऊपर दो टेंशन लग रहे हैं और ये जो एंगल है यहाँ पे इन दोनों टेंशन के बीच में ये वाला एंगल है 53 डिग्री। तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस पुली के ऊपर वो इधर की तरफ आ जाएगा और उसको हमने क्या बोल दिया, आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू रूट दो, देखो हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, टी स्क्वायर प्लस 2t² कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पे 3/5। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2t² प्लस 2t² इंटू 3/5, 2t² इंटू 3/5। तो R इज इक्वल टू हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2t² कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 8/5। सो R इज इक्वल टू रूट 2t² इंटू 8/5। तो यहां से हमारा R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 16t² डिवाइडेड बाई 5। सो उसको लिख सकते हैं 4t/√5। अब t की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 4/√5 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डेटा थोड़े इस तरीके से सेट नहीं थे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। एक्सेलरेशन सही है लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से टेंशन हमारा ऐसा आया जिसकी वजह से इस तरीके की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अब दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन है, ये दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन है, एक तरफ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, एक तरफ 37 डिग्री एंगल बना रहा है और दोनों तरफ 10 kg मास रखा हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर दोनों तरफ 10 kg मास है तो सिस्टम तो चलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप लोगों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो आपको अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन पहले कंपोनेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में देखना है कि क्या अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन स्ट्रिंग के अलोंग कोई नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर नेट फोर्स लग रहा है तो सिस्टम चलेगा, अगर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोर्सेस पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा N1। अब यहां पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखना, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg sin 37 डिग्री एंड ये हो जाएगा 100 इंटू 4/37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 न्यूटन। तो इस 10 kg पे इधर 60 न्यूटन लगेगा और ये कितना लगेगा 80 न्यूटन। यहाँ पे इस 10 kg पे इधर 80 न्यूटन लगेगा एंड इधर कितना लगेगा 60 न्यूटन लगेगा, 60 न्यूटन लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्स दिखा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन और ये हमारा हो जाएगा 80 न्यूटन। सबसे पहले तो आप लोगों को ये फोर्स लिखने की जरूरत है। ये यहाँ पे इस इधर वाले 10 kg पे ये हो जाएगा 60 न्यूटन, ये हो जाएगा 60 न्यूटन और ये वाला जो फोर्स हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन 80 न्यूटन एंड ये वाला जो नॉर्मल है यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी N2। ओके, एंड टेंशन की अगर बात करें तो ये टेंशन की डायरेक्शन इधर इस पे T हो जाएगी, इधर पुली पे टेंशन की डायरेक्शन इधर T है एंड ये वाला टेंशन यहाँ पे T हो जाएगा और ये टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हर फोर्स यहाँ पे एक हर ब्लॉक के ऊपर शो कर दिया। अब ध्यान से देखो,
ये वाला टेंशन एंड ये वाला टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अलोंग द स्ट्रिंग एक ये फोर्स बचा, एक ये फोर्स बचा। अब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है? ये 80 न्यूटन ज्यादा है ना, तो ये ब्लॉक, ये सिस्टम इधर की, ये 10 kg इधर की तरफ मूव करेगा, तो इस 10 kg को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल है, और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो इसको भी ए एक्सेलरेशन से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस ब्लॉक की मजबूरी है स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो इधर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होना पड़ेगा? ए होना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग inclined plane divided by और along the string divided by total mass। तो जैसे हमने बात करी नेट फोर्स हमारा A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे सिस्टम मूव कर रहा है। ओके, दोनों ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, हमारा आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। यहाँ पे किसी भी एक बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, है ना, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए और उसके बाद में हमें क्या चाहिए? टेंशन की वैल्यू निकालने के बाद में हमें इस जो पुली के ऊपर रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 60 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे ये टेंशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? ये इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस ऊपर की तरफ t डिवाइडेड बाई मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे हम लोग 80 माइनस टेंशन t इज इक्वल टू 10a। सो 80 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 10 इंटू 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बच्चों 70 न्यूटन। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा 70 न्यूटन। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुली की बात कर लेते हैं कि भाई पुली के ऊपर क्या लग रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल 53 है, ये वाला एंगल कितना? 37, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 90 डिग्री। इसका मतलब इस पुली के ऊपर ये जो दो टेंशन लग रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल लिख देते हैं 90 डिग्री। अब हम लोग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हमें पुली के ऊपर रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए ये हमने पुली का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना दिया। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ये एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री एंगल है, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा r। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? r इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर, रूट t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 2t। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिवीजन में हमने देखा था कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उनका रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? r इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 70, तो ये आ जाएगा 70 रूट 2 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी 70 रूट 2। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वाला केस भी देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग यहां तक इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो अभी हम लोग आना इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर 20 kg ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 kg का एक और ब्लॉक है।
तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इन पुलिस के ऊपर रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को रिएक्शन निकालना सिखा दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर ये 50 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो नीचे की तरफ लगेगा नॉर्मल 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगेगा इस पे नॉर्मल मान लो N1, यहाँ पे इस पे कितना लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा N2, ये हमारा हो जाएगा 20G एंड कोस 53 डिग्री, ये हो जाएगा 20G साइन 53 डिग्री। इधर लगने लग जाएगा टेंशन T, और यहाँ पे पुली के ऊपर इधर टेंशन लगेगा T, इस पे इधर नीचे की तरफ टेंशन लगेगा T, इस पुली पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T, इस पुली पे ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे ये टेंशन लगेगा T, और इस वाले ब्लॉक पे टेंशन लगेगा T, कुछ इस तरह। ओके, तो ध्यान से देखो, ये दोनों ब्लॉक एक सिंगल स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं। इसका मतलब अगर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ए एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक को भी ए एक्सेलरेशन से चलना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये ब्लॉक चलेगा उतना ही तो डिस्टेंस इस ब्लॉक को चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होती है। तो 20G साइन 53 डिग्री, दैट मीन्स 200 इंटू 4/5, तो ये हमारा आ जाएगा 160 न्यूटन, राइट, 160 न्यूटन। सेकेंड है 20G कोस 53 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 इंटू कोस 53 हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। तो एक 160 आ गया, एक 120, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 न्यूटन है, और ये वाला फोर्स हमारा कितना है 160 न्यूटन। तो इधर फोर्स हमारा 160 न्यूटन लग रहा है, ओके, इधर टेंशन लग रहा है। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे इस ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं है, तो इस N1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 100 न्यूटन के इक्वल। और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 20 kg का कोई भी मोशन नहीं है, तो इस N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 120 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, N1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 न्यूटन। ओके, अब देखो, जैसे अगर अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम लोग बात करें तो केवल यही फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वाला टेंशन इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला टेंशन इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला टेंशन इसको बैलेंस कर देगा। तो टेंशन जो होते हैं वो यहाँ पे इंटरनल फोर्स हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अगर हम लोग पूरी स्ट्रिंग के अलोंग बात करें, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग के अलोंग, तो केवल इस पूरे सिस्टम को एक फोर्स खींच रहा है 160 न्यूटन। तो इसी की वजह से इस पूरे ब्लॉक सिस्टम के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम अलोंग स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अब नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा यहाँ पे 10 + 20 दैट इज 30 kg। सो 160 डिवाइडेड बाय 30, सो वी विल गेट 60/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन 60/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा हमने ऊपर सीखा है, किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग क्या निकालेंगे, टेंशन। तो यहाँ पे चाहे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, चाहे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। तो ये वाला ब्लॉक इधर नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इस वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना हो जाएगा, ए। आप किसी भी एक बॉडी को यूज करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप इस टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप इससे निकाल सकते हैं, चाहे इससे निकाल सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, सेम। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग दोनों ही बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम इसका 10 kg का, फिर देखते हैं यहाँ पे हमारी टेंशन की क्या वैल्यू निकल के आती है। तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया टेन का, और यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन लग रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये वाला नॉर्मल इसके इक्वल हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू एम ए, तो टी इज इक्वल टू एम कितना है यहाँ पे 10 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 16/3, तो हमारा टेंशन आ जाएगा यहाँ पे 160/3 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग इस 20 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना इधर, अब मैं 20 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला कितना फोर्स था हमारा 120 न्यूटन। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ 160 न्यूटन लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और ये इस ब्लॉक का क्या है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये नॉर्मल की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि इधर कोई भी मोशन नहीं है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे 160 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 20 इंटू ए, सो 20 इंटू 16/3, तो ये हो जाएगा 320, 160 माइनस टी इज इक्वल टू 320/3। ओके, सो टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 160 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 480 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 3। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 160/3 न्यूटन। आप किसी भी एक बॉडी से सोल्व कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू हमारी क्या आएगी सेम। ओके टाइप, चाहे आप 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के करें या 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना के करें, तो हमारी यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आएगी सेम। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंक्लाइन प्लेन का हर एक पॉसिबल केस डिस्कस किया है, और अगर आपने यहां तक देखा है तो आपकी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से लेके सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और वहां पे हम लोग रफ इंक्लाइन प्लेन पे जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं एक ब्लॉक के, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आप सेकंड लेक्चर जो होगा इसके ऊपर उसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड एनएलएम से नीट की एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस लेक्चर के बाद में हम लोग स्यूडो फोर्स से रिलेटेड इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनटीए पीवाईक्यूज। एनटीए पीवाईक्यूज मतलब नीट के पीवाईक्यूज एंड कुछ जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी हम लोग यहाँ पे सोल्व करने का ट्राई करेंगे।